सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है उसके घर में सुख समृद्धि की आगमन होती है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पे सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह उन झगड़ों को कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होता है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देंगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पंछियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब ही यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज़ को समझ पाता था। हर जीव जंतु के आवाज़ को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार की भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पे कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी Just go out and buy your favorite Lotus Herbal Safe Sun tube, scratch the label, scan the code and पे कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इन सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ उस राजा के थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर ये बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है
कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना रानी समझते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि तिरिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के तिरिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है, और रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पे सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घंघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी बात रानी को सुनाई, वो आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी पूरा रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, बिलाप करती है, हर किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के बिलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाता है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, ये होता है तिरिया हट। आपकी इसी तिरिया हट की वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना बिलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपके राज के कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी के बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर का बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था,